Good afternoon, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, chapter number 1, Understanding Diversity. And this is our lecture number 4. Okay, so let's start. So I think it's our last lecture on this chapter. So students, so far we have studied about the diversity. What is diversity? After that, we studied about the story of Sameer 1 and Sameer 2. Okay, then we studied about the what does diversity add to our lives. Okay, after that we studied about the diversity in India. Then we studied about the how do we explain diversity. Okay, then yes students, so yesterday we studied the life in the Ladakh and Kerala. Okay. So now, what is the conclusion? So while Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical, yes, while Kerala and Ladakh are the quite different in the terms of their geographical features. The history of both the regions has been similar cultural influences. हमने जो कल स्टेट्स का स्टडी किया, हमने लद्दाख एंड केरला की जो लाइफ स्टाइल है उसको हमने कल स्टडी किया था ना. yesterday we will studied about the life in the Kerala and the Ladakh. So हमने यहाँ पर जो केरला और लद्दाख की जो ज्योग्राफिकल फीचर्स थी वो देखी कि वो एक दूसरे से किस तरीके से क्या है, वो दोनों एक दूसरे से कैसे अलग थी. ठीक है, दोनों में डिफरेंस था दोनों के ज्योग्राफिकल फीचर में. बट द हिस्ट्री ऑफ बोथ द रीजन्स हैज सीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंसेस. लेकिन वहां पर हमने देखा कि दोनों का जो ज्योग्राफिकल जो फीचर्स थी उसमें वो दोनों बिल्कुल अलग थी. बट हमने ये भी देखा कि दोनों रीजन्स जो हैं उनका जो हिस्ट्री है उनकी हिस्ट्री में एक ही टाइप की जो एक ही टाइप का आपको क्या मिलता है, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आपको देखने को मिलते हैं. बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स. ओके, दोनों ही जो रीजन्स हैं वो किससे इन्फ्लुएंस थे, चाइनीज और अरब ट्रेडर से. इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ केरला which allowed for the cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew trader to these regions. अच्छा, और हमने क्या स्टडी किया था, हमने ये देखा था जैसे हमने केरला को देखा तो केरला की जो ज्योग्राफिकल फीचर थी उसने स्पाइसेस मींस जो मसाले हैं, स्पाइसेस की जो एग्रीकल्चर है उसको वहां पर पॉसिबल बनाया. वहीं दूसरी तरफ जो लद्दाख की जो एक उसकी जो स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जो उसके स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ने और जो वूल वूल जो थी वहां की स्पेशल जो हमने पश्मीना वूल देखी क्योंकि वहां पर स्पेशल बोर्ड थी जिनसे पश्मीना वूल मिलती है, तो उनकी जो स्पेशल वूल थी उसने वहां पर ट्रेडर्स को अपने रीजन्स की ओर अट्रैक्ट किया, अपने रीजन अपने क्षेत्रों की तरफ उनको खींचा व्यापार करने के लिए. ओके, सो दस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चर लाइफ ऑफ अ रीजन. सो इसीलिए इसीलिए हमें इससे ये पता चलता है कि किसी भी रीजन के जो कल्चरल लाइफ होती है उसका उसके हिस्ट्री और ज्योग्राफी से प्राय वो बड़ा ही उसका क्या होता है, एक डीप रिलेशन, एक गहरा रिश्ता उसका उससे होता है. ठीक है, किसी भी रीजन की जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो अगर हम
किसी भी रीजन की कल्चरल लाइफ की बात करें तो कल्चरल लाइफ जो होती है वो उस रीजन के जो हिस्ट्री है और जो उसका ज्योग्राफी होती है उससे उसका काफी गहरा रिश्ता होता है. ओके, सो द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज नॉट merely a thing of the past. अब जो ये डाइवर्सिटी होती है, जो ये डाइवर्स कल्चर है, इसका इन्फ्लुएंस केवल हमारा जो पास्ट है, जो बीता हुआ कल है, उसी उसी बात से नहीं है कि भाई पास्ट में जो हुआ उसी से इन्फ्लुएंस होता है. Our present life are all about moving from place to place for work, and with each move, our culture, traditions, and way of life slowly become part of our new place we are in. तो अगर हम प्रेजेंट में देखें तो हमारा जो आज का टाइम है, हमारा जो प्रेजेंट है, वो हमारी जो लाइफ है, प्रेजेंट लाइफ है, उसके उसका जो बेस ही काम के लिए जब हम क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, तो वो हमारा मेन बेस होता है. और हर एक स्टेप के साथ जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हो, तो हर एक स्टेप के साथ हमारे जो क्या होता है, जो हमारा कल्चरल ट्रेडिशंस हैं और जो हमारा वे ऑफ लाइफ है, जो हमारा जीने का तरीका है, धीरे धीरे उस नए रीजन के का जो वो रीजन है, जो नया प्लेस है, उसका वो पार्ट बन जाता है. हम जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, हम अपना कल्चर भी लेके जाते हैं, प्लस हम दूसरे जो न्यू प्लेस पर जाते हैं उसका कल्चर भी होता है. तो हमारा वो जो नया कल्चर भी हम लोग अडॉप्ट करते हैं. हमारा कल्चर वो अडॉप्ट करते हैं, उनका कल्चर हम अडॉप्ट करते हैं. सो सिमिलरली इन आर ओन नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल communities. इवन अगर हम देखें जो हमारी नेबरहुड है उसमें भी हम अलग अलग जो कम्युनिटीज के लोगों के साथ रहते हैं. आवर डेली लाइव्स आर about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and traditions. ओके, और अपने जो हमारे रूटीन का जो हमारा लाइफ है उसमें हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के जो कल्चर है, एक दूसरे की जो एक दूसरे का जो ट्रेडिशंस है, कल्चर है और उनकी जो परंपराएं हैं उसमें इसके साथ हम घुल मिल जाते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, यानी कि एकता में अनेकता, जैसे हम कहते हैं विविधता में डाइवर्सिटी में यूनिटी देखना. सो इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ. जो इंडिया की डाइवर्सिटी है ना, उसको हमेशा ही इंडिया की स्ट्रेंथ के साथ उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको उसका सोर्स माना जाता है. इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो ही हमारे इंडिया की स्ट्रेंथ का सोर्स है. when the british when the British ruled India, women and men from different cultures, religions, and regional backgrounds came together to oppose them. जब ब्रिटिशों ने हमारे यहाँ इंडिया पर रूल किया, तो हमारे यहाँ पर अलग अलग जो डिफरेंट कल्चर से विमेन एंड मैन हैं, जो अलग अलग रिलीजियस से रिलेटेड हैं, अलग अलग रीजनल बैकग्राउंड से वो आए, एक दूसरे के साथ इकट्ठे मिलकर उन्होंने ब्रिटिशों को अपोज किया, उनका विरोध किया. उन सब ने मिलकर, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आए, लेकिन चाहे वो किसी भी रिलीजन से थे, किसी भी रीजन से थे, किसी भी अलग अलग कल्चर से थे, वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखा. वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर आए और उन्होंने ब्रिटिशों को अपोज किया. सो इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट had thousands of people of different backgrounds in it. अब जो इंडिया फ्रीडम मूवमेंट था, ठीक है, जो इंडिया को आजाद करने के लिए जो आंदोलन चला, उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो डिफरेंट बैकग्राउंड से थे एंड दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन. इन सब ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया एंड टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, एक दूसरे के साथ मिलकर एक एक्शन, जॉइंट एक्शन किया. एंड दे वेंट टू जेल टुगेदर
एक दूसरे के साथ इकट्ठे मिलकर जेल गए एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। और उन्होंने ब्रिटिशों को अपोज करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए अलग अलग तरीके जो हैं उन्होंने यूज किए। एंड इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियन बिकॉज दे वर सो डिफरेंट एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम। अब ब्रिटिशों की क्या सोच थी? ब्रिटिश ये सोचते थे कि क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के, ठीक है, अलग अलग रिचुअल्स को अडॉप्ट करने वाले लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। सो बिकॉज दे वर सो डिफरेंट, क्योंकि वो सभी बहुत ज्यादा अलग थे, सो उनका ये विचार था कि वो उनके ऊपर, उनके बीच में फूट डालकर वो उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, उनको उनके ऊपर रूल कर सकते हैं, उनके ऊपर शासन कर सकते हैं। बट द पीपल showed how they could be different and yet be united in their battle against the British। लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे इंडियंस ने ये दिखलाया ब्रिटिशों को कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी अलग हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में वो सब एक साथ थे, वो सब एक थे। ओके स्टूडेंट्स, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, जब तक यूनिटी है, डाइवर्सिटी में यूनिटी है, तो आप क्या है, यहाँ पे यानी कि यही आपके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ओके, नाउ हियर इज अ पोएम। तो व्हाट इज, क्या है ये? डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, इन द मिडस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस। अब ये जो है देखिए, ये एक क्या है, कहाँ पे, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, आईपीटीए, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के द्वारा ये लिखी हुई एक आपके पास क्या है, एक पोएम उन्होंने दी है। ये पोएम देखिए, वो क्या कह रहे हैं, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड। वही कह रहे हैं कि The in the midst of your happiness remember to shed a tear for us, कि दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। कि हमने तुम्हारे लिए लड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो हम आजादी के लिए हमने अपना खून बहाया है, तो आप जो है जब आप अपनी खुशियां मनाए, तो उन खुशियों को मनाते हुए हमारे ऊपर, हमारे लिए आंसू भी बहाए। हमें आप अपनी खुशियों को, जब आप अपनी हैप्पीनेस को आप सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें ना भूलें और हमारे ऊपर भी आप कुछ आंसू बहाएं। The hunter has torn away every single flower. Do plant a flower in the desert garden, dear friend। वो कहते हैं कि जो हंटर था, जो सयाद था, उसने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। ओके, कोई गुल खिला के जाना डियर फ्रेंड। कि उन्होंने, हंटर्स जो आए थे, उन्होंने हमारे सारे फूल तोड़ लिए। अब जो ये वीरान पड़ा है, ये गार्डन, डेजर्ट गार्डन में, जो ये डेजर्ट गार्डन है, ये जो वीरान गार्डन है, इसमें हमारे डियर फ्रेंड्स, प्रिय दोस्तों, कुछ फूल जो है, एक फूल जरूर उगा लेना। हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लैप्ड इन जलियांवाला बाग, so do light a lamp on this lonely grave of friend। अब वो कहते हैं कि गोली खा के सोए जलियांवाला बाग में हम। सो अब हम जलियांवाला बाग में, क्या आपको पता है जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाला बाग में हम लोग गोली खाकर सोए हैं, और सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। ओ फ्रेंड्स, so the blood of the Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में, सो दामन भिगो के जाना। ठीक है, एक ही रंग में वो बह रहे हैं, उसमें दामन भिगो के जाना ओ फ्रेंड। सो क्योंकि ब्लड, सबका जो खून है वो एक ही रंग का होता है, लाल रंग का। सो सम रोट इन जेल
while others lie in their graves. So do shed a few tears for them, O friend. कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, सो दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहाकर जाना। डियर स्टूडेंट्स, सो ये जो आपको ये सॉन्ग देख रहे हो आप, सो दिस सॉन्ग वाज sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which British general opened fire on a large group of unarmed, peaceful people, killing many and wounding even more. तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास ये जो सॉन्ग अभी आपने देखा, ये सॉन्ग अमृतसर के में हुआ जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसके बाद से ये गाया जाता था। ये सॉन्ग उस हत्याकांड के बाद से ये गाया जाता था। और इस हत्याकांड में, इस मासेकर में एक ब्रिटिश जनरल ने उन सभी शांति प्रिय और जो निहत्थे लोग थे, जिन उनके ऊपर खुलेआम उन्होंने गोलियां चलवा दी थी, जो कि उस जलियांवाला बाग में इकट्ठे होकर एक मीटिंग कर रहे थे। ओके, सो men and women, Hindus, Sikh and the Muslims, rich and poor, had gathered to protest against the British. वहां पर हर हर कोई, चाहे उसमें आपके कौन कौन थे, चाहे उसमें मैन विमेन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कितने सारे लोग थे जो उस जो अंग्रेजों की जो पक्षपातपूर्ण पॉलिसी थी, ठीक है, जो उनकी पक्षपात वाली जो पॉलिसी थी उसके खिलाफ, उसके विरोध करने के लिए वहां पर जमा हुए थे। तो दिस दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड sung टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। तो ये जो सॉन्ग अभी आपको बताया है, ये जो सॉन्ग जो है स्टूडेंट्स, इसमें मतलब क्योंकि इसमें बहुत से लोगों की जाने गई और इससे भी ज्यादा इसमें लोग घायल हुए, तो ये जो सॉन्ग है ये इन्हीं शहीदों की याद में गाया गया, ये गाया जाता था। ओके, तो songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder in our country's rich tradition of respect for diversity. अब ये जितने भी ये क्या हैं, जो ये सॉन्ग्स और सिंबल्स हैं, ठीक है, तो हमारे जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जितने भी ये सॉन्ग्स एंड सिंबल्स जो ये उभर कर आए हैं, ये हमारी डाइवर्सिटी के प्रति हमारी विश्वास को बनाए रखते हैं, हमारे विश्वास को ये बना के रखते हैं डाइवर्सिटी के प्रति। तो डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? क्या आपको इंडियन फ्लैग की स्टोरी का पता है? इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द पीपल एवरीवेयर। तो ये जो हमारा इंडियन फ्लैग है, ये क्या था, जब हमारे यहाँ पर क्या था, जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इंडिया की इंडिया के फ्लैग की परिकल्पना जो है ना, उसको अज्यूम किया गया था, ठीक है, उसके बारे में सोचा गया था, उसकी परिकल्पना की गई थी। और इस फ्लैग को सारे इंडिया के लोगों ने, इंडियंस ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था, यूज किया था इस फ्लैग को, ठीक है। सो इट वाज यूज एज अ सिंबल, इसको एक सिंबल के रूप में यूज किया गया था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में बाय पीपल, सभी लोगों के द्वारा, चाहे वो कोई कहीं भी थे, ठीक है, हर एक इंडियन ने इस फ्लैग को यूज किया। ओके, सो इन हिज बुक, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंस डे स्पीच, जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच, जब इंडिपेंडेंट डे हुआ, तो उस टाइम पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया, एक स्पीच दी। सो इन हिज बुक, ये जो था ना आपके पास, so in his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced
and every variety acknowledged and even encouraged. So students, जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अपनी बुक, कौन क्या नाम था बुक का? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये लिखा कि इंडियन जो इंडियन यूनिटी है, इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग, इंडियन यूनिटी जो है वो कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है। इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड, ये कोई बाहर से थोपी हुई कोई चीज नहीं है, बट रादर इट वाज समथिंग डीपर। ये बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, अलग अलग तरह के विश्वास, बिलीफ और जो कस्टम्स, ठीक है, जो प्रथाएं हैं, उनको स्वीकार करने की ये भावना है। Something deeper, and within its core, the widest tolerance of belief and customs was practiced, and every variety, knowledge and even encouraged. ठीक है, तो इसमें इसमें जो डाइवर्सिटी है उसको पहचानना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना और उसको प्रोत्साहित कर किया जाता था, उसको एनकरेज किया जाता था। So it was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. ये हमारे नेहरू ही जी थे जिन्होंने जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसका उसको एक्सप्लेन करते हुए यूनिटी इन डाइवर्सिटी का विचार हमें दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये किसने दिया ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, सो इंडियन नेशनल एंथम composed by Rabindranath Tagore is another expression of the unity of India. तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने हमारा जो नेशनल एंथम था उसको कंपोज किया था, और ये भी एक दूसरा एक्सप्रेशन है किसको? यूनिटी ऑफ इंडिया को एक्सप्रेस करने का ये एक दूसरा क्या था? एक्सप्रेशन था नेशनल एंथम। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ this chapter is completed. So that's all for today. Have a good day.